सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी पूरी प्रोफाइल के बारे में। सो इन शॉर्ट, मेरी तो पूरी प्रोफाइल ही बहुत अप्स एंड डाउन से भरी हुई है, एकदम रोलर कोस्टर राइड है। मैं स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले मार्च के मिड में हमारे 12th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे और मैंने फर्स्ट अप्रैल से आइल्स की क्लासेस स्टार्ट की थी, क्योंकि हमारी पहली जो ड्रीम डेस्टिनेशन थी वो थी कनाडा। बिकॉज़ कनाडा में बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं, ये वो पता ही है सब लोगों को। तो हमने सोचा कनाडा चलते हैं, बट बाय द टाइम मैं अपना आइल्स का एग्ज़ाम देती, हमारा माइंडसेट चेंज हो गया। बिकॉज़ कनाडा की रोज़ नई अपडेट्स, जॉब क्राइसिस, हाउसिंग क्राइसिस, और एक तो वहाँ का वेदर इतना हार्श है, इतनी हार्श कोल्ड विंटर्स, तो हमने माइंड चेंज कर लिया अपना ऑस्ट्रेलिया की तरफ। मैंने जब अपना एग्ज़ाम दिया आइल्स का 20th मई को दिया था, और उसमें मेरा स्कोर था 7 ओवरऑल। ओवरऑल मेरा 7 था, और किसी भी मॉड्यूल में 6 से कम तो नहीं थे मेरे। लेकिन जो मेरी नर्सिंग का कोर्स करना था उसमें रिक्वायरमेंट होती है 7 ईच की। मैंने ना कभी उस रिक्वायरमेंट को सीरियसली लिया ही नहीं, मुझे लगा यार आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट जब रिज़ल्ट आया, एकदम शेकिंग सा मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि अब समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। मतलब मेरे को लगा नहीं, लग जाएगी, वो तो वैसे ही बोलने की बातें होती हैं। बट फिर हम एजेंट्स के पास गए तो सब बोल ही रहे थे कि दिक्कत आएगी। जो हाँ भी बोल रहे थे ना, वो भी बस ऐसे ही था कि एक बार आ जाओ आप, फिर देखी जाएगी। तो मतलब वो था कि नहीं हो पाता। तो एकदम शेकिंग सा मोमेंट था मेरे लिए कि अभी तो प्रोसेस स्टार्ट किया और ऐसे हो गया। मुझे मेरे पेरेंट्स ने बोला आइल्स का एग्ज़ाम ही दोबारा दे दो। बट जब आप एक बार एग्ज़ाम दे देते हो, आपको उस पेपर का लेवल पता चल जाता है। मुझे पता चल चुका था कि आइल्स में 7 ईच लाना डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल तो नहीं। एक तो उन एग्ज़ाम्स की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है। जब मैंने दिया था आइल्स का एग्ज़ाम 16,250 था, तो इतनी ज़्यादा फ़ीस उस एग्ज़ाम की थी। तो मुझे लग रहा था कि दोबारा दे भी दिया ना तो भी कोई श्योरिटी नहीं है कि 7 ईच ही आएँगे। तो फिर मैंने ऐसे अपने फ्रेंड से बात की तो मुझे पता चला कि उन्होंने पीटीई का एग्ज़ाम दिया और उनका क्लियर भी हो चुका है, वो तो फाइलिंग करवा रहे हैं। मैंने सोचा कि चलो एक बार पीटीई को ट्राई देते हैं, और जब मैंने पीटीई की पहले दिन क्लास लगाई, भाई साहब आइल्स का लेवल ये, पीटीई का ये। बेशक दोनों में इंग्लिश ही होती है देखो, बट पीटीई में क्या होता है, एक तो कंप्यूटराइज़ चेकिंग होती है, बहुत आसान होती है। आइल्स में तो मैनुअल चेकिंग होती है, बहुत ही डिफ़िकल्ट। मैंने पीटीई करी। ऑल्दो मुझे ना पहले ही, मतलब हफ्ते में ही मैम ने बोल दिया पेपर दे दो। बट जब आपके साथ होता है कि नहीं हो पाया पहले ट्राई में, तो ना एक अंदर से डर होता है कि यार अब तो मेरा लास्ट टाइम है। पेरेंट्स ने भी अंदर होता ही है कि मतलब अब लास्ट है, अब हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो लेट्स लीव दिस। सो मुझे ऑल्दो मैम ने पहले हफ्ते में ही बोल दिया कि दे दो पेपर, बट मैंने खींच खींच के 1.5 मंथ अपना वेस्ट कर दिया पीटीई करने में। पता नहीं क्यों अंदर डर था मेरे। फाइनली मैंने दे दिया 15 जुलाई को अपना पीटीई का एग्ज़ाम। मैंने दिया था चंडीगढ़ पियर्सन में, और मुझे अगले दिन 16 को आई थिंक 3 बजे के करीब मेल आ गया था कि आपका रिज़ल्ट आ चुका है। भाई साहब, मतलब जब मैं रिज़ल्ट खोल रही थी ना, आई कैन स्टिल फ़ील दैट मोमेंट। मतलब मैं अपने कमरे में थी, और मेरे कमरे के साथ में ही ना बाबा जी का कमरा है, तो मैं तो वहाँ चली गई और मेरे हाथ पैर काँप रहे थे कि क्या होगा। जैसे ही खोला मैंने, तो ऊपर-ऊपर आ रहा था 84, लेकिन मेरे को शांति नहीं मिली। मैंने बोला भाई सब में देखना है मुझे, सब में अगर हम पीटी करें तो 65 चाहिए होते हैं सब में, या उससे ज़्यादा। तो जब तक मैंने को पता था ना कि 65 सब में होने चाहिए, मैंने नीचे देखा और 65 छोड़ो भाई, मेरे तो सबसे 80 से ज़्यादा ही थे सब में। तो बहुत खुशी भई, उस दिन तो बहुत खुश थी। फिर काम आता है जो नेक्स्ट स्टेप था कि एजेंट ढूँढना। तो सबसे पहले जो मैंने सोचा कि चलो जिनसे हमने आइल्स पीटी किया वो भी फाइलिंग करते थे, उनसे लगवा लेते हैं। बट वो ले रहे थे आई थिंक सो 30,000 अपनी सर्विस चार्जेस, जो भी चार्जेस उनके होते हैं। फिर मुझे पता चला कि कुछ वो भी एजेंट्स होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। मैंने सर्च मारा तो मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि एक आईडीपी करके भी है। तो मैंने जब सर्च करा, एक तो आईडीपी का ये भी था कि वो आइल्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। तो मुझे लगा
कि एक ऑथराइज्ड से ही लोग हैं। और फिर मैंने देखा कि हमारे नियरेस्ट पड़ती है आईडीपी चंडीगढ़ की ब्रांच, तो हम वहाँ विज़िट करा हमने। और मतलब जो उनके काउंसलर्स थे अच्छे थे, एक्सपीरियंस्ड थे, और ठीक है अच्छे लगे, मतलब ठीक है ना, एक लग रहा था कि ठीक है ये कर सकते हैं। सो हमने आईडीपी के थ्रू ही लगवाया। मैंने 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करवाया, डीकन, स्विनबर्न, ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा। एक इसमें से जो यूनिवर्सिटी है ना, ये ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक, इसका मुझे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। अब मेरा वीज़ा जब आ चुका है ना, तब भी मुझे इसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। आई डोंट नो इस यूनिवर्सिटी के साथ क्या दिक्कत है, इसका मुझे रिप्लाई नहीं आया। सो कीपिंग दैट यूनिवर्सिटी असाइड, मुझे सबसे पहला ऑफर लेटर आया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा से, और वो आ चुका था मेरे को 29th ऑफ जुलाई को शायद से, हाँ 29th ऑफ जुलाई को मुझे उसका ऑफर लेटर आ गया था, मतलब हफ्ते के अंदर ही आ गया था। आई थिंक सो हमने 21 या 22 जुलाई को अपना एजेंट से ऑफर लेटर लगवाए थे, और देखो मुझे हफ्ते के अंदर ही आ गया था। उसमें मुझे 20% स्कॉलरशिप भी मिली थी। बट मेरा ना एक माइंडसेट था कि मैं मेलबर्न साइड जाऊंगी, क्योंकि पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा था कि मेलबर्न ठीक है, क्योंकि दो ही ऑप्शन होते हैं, तो मेलबर्न या सिडनी, बट मेरा मन पता नहीं क्यों मेलबर्न को कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो डीकन या स्विनबर्न का वेट करते हैं। फिर मुझे 31 जुलाई को डीकन का भी ऑफर लेटर आ गया, और उसमें एक चीज़ थी कि मुझे 0% स्कॉलरशिप मिली। मेरे अकेडमिक्स अच्छे थे, मेरे 10th में 90 थे, 12th में 90, सॉरी 10th में 95 थे, और 12th में 90% थे, और मेडिकल से की हुई थी, पीटी का स्कोर भी अच्छा था। तो मुझे लग रहा था कोई तो स्कॉलरशिप देंगे। मैंने एजेंट से भी पूछा, वो बोल रहे थे कि अब उन्होंने स्कॉलरशिप देनी बंद कर दिया है या कुछ भी। सो ठीक है, एक लगा हाय यार अब क्या करें। फिर मैंने सोचा चलो स्विनबर्न के लिए वेट करते हैं, और स्विनबर्न की तरफ से मुझे मेल आया कि अभी हम फेब इनटेक के लिए ओपन नहीं है, हम सितंबर में देंगे ऑफर लेटर। फिर अब मेरे पास बीच में अगस्त का महीना था, और पता नहीं मैं उस समय कौन सी दुनिया में थी, मैंने बोला कि हम पूरा अगस्त वेट करेंगे। पूरा अगस्त मेरा निकल गया। आई थिंक सो सितंबर की भी पता नहीं 5 या 6 तारीख को, नहीं 9th को, हाँ 9th को, 9th से पहले ना मुझे स्विनबर्न की तरफ से कॉल आई थी, जीटीई की कॉल आ गई। मुझे उन्होंने ऑफर लेटर नहीं दिया, सीधा कॉल आ गई। और मतलब चलो वो तो थोड़ा बहुत पता था जो भी था, मतलब इतने भी टफ क्वेश्चंस नहीं थे। मैंने इंटरव्यू दे दिया, और अगले दिन ही मुझे स्विनबर्न का ऑफर लेटर आ गया। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें भी 0% स्कॉलरशिप थी। सो क्या करते, इस बाय द टाइम आई थिंक सो जब मेरा स्विनबर्न का ऑफर लेटर वगैरह सब हुआ, तब तक मुझे डीकन की भी जीटीई की कॉल आ गई थी, वो भी हो गई थी। सो मतलब दोनों का हो गया था। बट उस समय मेरे को था कि चलो एक बार ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक के लिए भी वेट करते हैं। लेकिन उसके लिए मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया। आई थिंक सो 5 दिन शायद से वेट, 5-10 हफ्ता वेट किया होगा मैंने। 1 हफ्ते मैंने वेट की, लेकिन फिर मुझे लग रहा था यार रिप्लाई नहीं आ रहा। और फिर बाय द टाइम, जब टाइम निकलने लगा ना, अक्टूबर भी आने लग गया, तो फिर हमने सोचा कि अब तो टाइम रह ही नहीं गया, अगर हमारा फेब इनटेक है तो हो जाना चाहिए अब जल्दी जल्दी काम। सो अब तब हम जागे, और हमने सोचा कि कुछ करते हैं अब आगे। और मुझे फिर पता चलता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा में हमारे एक नोन का बेटा पढ़ता है। हमने उनसे बात की, तो उन्होंने मतलब बताया जैसे यूनिवर्सिटी अच्छी है ये। फिर हमारा माइंड फाइनली बन गया कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा में ही जाएंगे। एक तो वहाँ स्कॉलरशिप भी मिल रही है, क्योंकि मेलबर्न में देखें तो कोई रिलेटिव, मतलब वो तो चलो थोड़ा बहुत कोई भी हेल्प कर सकता है, लेकिन मेलबर्न में कोई भी नहीं था। और बिना स्कॉलरशिप के यार एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इतने एक्सपेंसेस उठाना टफ हो सकता था। तो फिर मैंने कैनबरा चूज़ कर लिया। अब जब बारी आती है जीटीई की, भाई मेरे कोई भी प्रोसीजर ना स्मूथ नहीं गया। जीटीई में भी मेरा क्या हुआ कि मेरे को मदर और फादर के, हमने सोचा था शो करेंगे फंड्स वगैरह एवरीथिंग, और हमारा 25 लाख का एजुकेशन लोन था। अब जो आईटीआर की बात आती है ना, मेरे मदर की जो आईटीआर का बिजनेस था ना, वो शो किया हुआ था बुटीक का। बट मेरी मदर ने जो बुटीक है वो 10 साल पहले ही बंद कर दिया है। तो हमारे पास बुटीक का कोई बिजनेस प्रूफ नहीं था। हमने मैम को बोला कि चलो जैसे वो होता है ना अरेंज कर देंगे ये वो। मैम ने बोला प्लीज़ जेन्युइन ही रखो फाइल, ऐसे अरेंज अरूंज वाले उनको एम्बेसी को पता लग ही जाता है, और फिर जब वो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है ना तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमने मैम को बोला कि हमारे किसी रिलेटिव की लगा दो, मतलब हमने जैसे अपनी मासी की सोची कि हम लगा देते हैं। बट देखो मासी का, फिर मैम ने बोला कि वो ना बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है कि मासी का क्यों लगा रहे हैं, और यू नो मैम बोल रही थी कि अब अगर हम मासी का लगाएंगे ना तो वीज़ा आने की चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो कुछ नहीं समझ आया। वो टाइम तो ऐसा था कि हम एक तरफ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने तो मैम को मासी मम्मा पापा सबका सेंड कर दिया। ठीक है, फिर मैम ने पता नहीं कुछ अपलोड करा, जो करा मैम ने अपलोड कर दिया, और फिर महीने बाद हमें रिवर्ट बैक आता है
कि जो हमारा स्पॉन्सर्स हैं, ऐड एडिशनल स्पॉन्सर्स लिख के आ गया। अब हमारा दिमाग, मतलब हमें एक तो वो होता है कि एजेंट पे भी कि यार हमने उनको जब सेंड किया है, उनको पता है कि कम है, तो प्लीज़ वो लगा दो, अब मासी के ही लगा सकते हैं। हमने मैम को भी बहुत कुछ बोला, फिर मैम ने ना हमें जो उनके आईडीपी के मेंबर्स होते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ में, उनसे बात करवाई। तो उन्होंने हमें बोला कि करवा देंगे ये वो, जैसे वो करते हैं ना ये वो। तो मतलब ऐसे बहुत टाइम निकल गया, आई थिंक सो 1.5 मंथ हमारा ऐसे ही निकल गया। और शायद से नवंबर की एंडिंग में जब हमने सर से बात की, उसके भी बहुत टाइम, मतलब वो टाइम मेरा सबसे हार्डेस्ट टाइम था पूरे प्रोसेस का, समझ ही नहीं आ रहा था। और इस टाइम ऐसा था, मैं तो अपने दोस्तों से पूछने लगी थी कि मुझे यहीं का कुछ बता दो, कॉलेज कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं। बिकॉज़ मेरी प्रोफाइल में एक ड्रॉबैक ये भी था, मैंने कहीं कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था, मैं सीधा फाइलिंग में लग गए थे। एक तो हमें ना इतनी गाइडेंस भी नहीं थी, मेरे घर से मैं पहली बार ही जा रही थी। तो अगर मतलब कुछ ना होता तो मेरा तो गैप पड़ जाता, और ऑस्ट्रेलिया तो फिर हो ही नहीं पाता। बट चलो, फिर जैसे भी मेरी प्रोफाइल चली, फाइनली मुझे नवंबर के एंड में अपनी जो यूनिवर्सिटी से आया कि आप फ़ीस भर दो। ठीक है, तो करवा ही दिया। जैसे भी देखो, आईडीबी का यही है कि चलो लिंक्स हैं इनके थोड़े बहुते, तो इन्होंने करवा दिया मेरा, सिर्फ फादर की आईटीआर से ही। तो मेरा क्या हुआ, फिर फ़ीस भरनी थी। और फिर हम, जब जैसे होता है ना कि फ़ीस आ गई, भाई भाई फटाफट फ़ीस भरो, भर दो फ़ीस। तो इसके चक्कर में ना हमने क्या करा, हमने जो हमने अकाउंट्स शो किए हुए थे, प्रूफ ऑफ फंड्स, उसमें से ही फ़ीस भर दी। मतलब हमें पता ही नहीं था, मतलब मुझे लगा कि जो हमने फंड्स शो किए हैं उसमें से ही शायद से फ़ीस भरनी होगी। और एक तो उतना हौच-पौच हो जाता है ना उस टाइम पे, हमें तो था कि फटाफट फ़ीस भरते हैं, लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। तो हमने एजेंट से भी इतना कुछ नहीं पूछ पाए, कर पाए, हमने फ़ीस भर दी उसमें से। ठीक है, फ़ीस भर दी, फिर जब मम्मा ने मैम से बात की तो मैम बोलती ये क्या करा? फादर का अकाउंट रिकवर करो, क्योंकि फादर के अकाउंट से फ़ीस भरी थी। तो अब पापा के अकाउंट में पैसे रिकवर करने के लिए मम्मा ने अपने अकाउंट से पापा के अकाउंट में डाल दिया। और अब क्या हुआ, मैम दोबारा बोल रही है कि आप दोनों के अकाउंट शो किए थे, पापा के भी मम्मी के भी। अब पापा के अकाउंट में तो पूरे हो गए, मम्मी के अकाउंट में फिर कम हो गए। तो बस बड़ा ही अजीब सा मेरी प्रोफाइल थी भाई। तो फिर दोबारा मम्मी के कंप्लीट किए हम लोगों ने, ये वो कुछ भी, मतलब बहुत ही ना हमने टफ सा था, मतलब कंप्लीट करे। फिर बाय द मीन टाइम हमने अपनी ओएसएचसी करवाई थी, मेडिकल करवाया था, ओएसएचसी एजेंट नहीं कर दी थी। 1,20,000 कुछ शायद से था। तो निब के थ्रू करी थी हमारी, निब के। और मेडिकल मेरा मोहाली से हुआ था। 8,400 रुपये लगे थे उसमें मेरे, और मोहाली में कोई था हॉस्पिटल। तो ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद ये वीज़ा फाइलिंग की टाइम। तो सबसे पहले मैम ने हमें बोला कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो नोटरी करवा दो। तो मम्मा ने नोटरी वगैरह करवा दिए, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे। तो जो बेसिक बेसिक चीज़ें थी करा दी। एक तो हमारा एजेंट चंडीगढ़ में था, हम लोग थोड़ी दूर थे, तो रोज़ आना जाना, पापा को भी रोज़ डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे, बसेस पे आना जाना भाई बहुत ही। बट चलो जैसा भी था, टाइम निकल गया वो। और फिर आती है वीज़ा की फ़ाइल लॉन्च करने की। मैम के पास भी बहुत सारी फ़ाइल लॉन्चमेंट में आई थी, तो 2-3 दिन हमारी, ऑल्दो हमारा सब कुछ रेडी था, बट फ़ाइल लॉन्च करने में हम फिर लेट हो गए। फिर फाइनली हम मैम के पास गए। और फिर एसओपी, मेरे पास एक एसओपी थी जो हमने यूनिवर्सिटी को जीटीई के टाइम भेजते हैं, वही एसओपी थी। मैम ने बोला था कोई चेंजेस मत करना, हम पास बैठ के ही थोड़े बहुते कर देंगे। तो मैंने मैम के पास बैठ के अपनी जो फ़ाइल थी उसमें थोड़े बहुते चेंजेस किए जो करने थे। मैंने अपनी एसओपी की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। कोई भी डाउट हो तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी उसका डिस्क्रिप्शन में। और तो बस यही था कि मैम ने एसओपी वगैरह करी। और मुझे अभी भी याद है, मैंने ना स्क्रीनशॉट लिया था। मेरी जो फ़ाइल लॉन्च हुई थी वो थी 21 दिसंबर को, और टाइम था 6:30, मतलब शाम के 6:30। तो मैम ने लॉन्च कर दी। और एक होता है कि मैंने वीडियोस देखी थी, ऑटो ग्रांट वीज़ा आता है। तो मन में था कि क्या मेरा ऑटो ग्रांट आएगा, कि एजेंट के पास बैठे बैठे ही ऑटो ग्रांट आ जाए। बट चलो फिर हम निकल गए। और मुझे था कि नहीं यार, वैसे भी अभी छुट्टियों का सीज़न है, 25 दिसंबर को क्रिसमस आ रही है, फिर न्यू ईयर आ रहा है। तो वहाँ पे काम नहीं हो रहा था उस समय शायद से इतना, तो कुछ रिवर्ट बैक तो नहीं आया। और चलो वो ऑटो ग्रांट का वीज़ा का सपना भी निकल गया। सो मुझे पता था कि अभी मतलब लास्ट के दिनों में तो कुछ नहीं होने वाला, अब जो होगा अगले साल ही होगा। सो उसके बाद शायद से 3 को एम्बेसी जब हमारी खुली, तो फिर रोज़ ऐसा होता था कि चेक करते थे, मतलब चेक इन द सेंस, मतलब होता था कि
वीज़ा आया, वीज़ा आया, वीज़ा आया। इतना तो मुझे लग रहा था कि अगर वीज़ा आना होगा ना तो सुबह-सुबह के टाइम पे ही आएगा, शाम को तो कुछ नहीं आएगा। तो जैसे उठना, वीज़ा नहीं आया, फिर ना पूरा दिन ऐसे होता था, हाय! अब कुछ नहीं आया आज भी। तो वो टाइम ऐसा था, कुछ समझ नहीं आ रहा। फ्लाइट्स बुकिंग का भी समझ नहीं आ रहा कि करें क्या ना करें, अकोमोडेशन का भी समझ नहीं आ रहा करें क्या ना करें, और जैसे शॉपिंग का भी बोलते थे, अंदर से ही ना होता था, हाय अभी वीज़ा आने दो बस फिर देखेंगे सब कुछ, मन ही नहीं करता था कुछ भी। तो फाइनली जो मेरा वीज़ा आ गया तो वो आया था 11th ऑफ जनवरी को, और उसका भी अलग ही था। मतलब जब मैम का ना कॉल आया, मैं ना सो रही थी उस समय, आई थिंक सो 8:30 या 9 o'clock टाइम था। तो मैम का कॉल आया, अब इतना ना सोचने का टाइम ही नहीं मिला सच बताऊँ तो। तो मैंने कॉल उठाई और मैम पूछती गुरप्रीत आपकी बर्थ डेट क्या है? तो मैंने बताई, तो फिर मैम बोलती कि कांग्रेचुलेशंस आपका फाइनली वीज़ा आ चुका है। और चलो खुशी से ज़्यादा ना ये होता है, मतलब एक सेंस ऑफ रिलीफ होता है कि थैंक गॉड, एक जो बर्डन होता है ना दिमाग पे वो निकल गया भाई, बर्डन निकल गया। अब बस जाने की तैयारी करो, ठीक है। तो ऐसी रही मेरी पूरी जर्नी, फिर फ्लाइट बुकिंग, एकोमोडेशन वगैरह, उस पे भी मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए, आप देख सकते हैं। सो अभी भी ना जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ ना कि हमने इतने दिन को लॉन्च किया है, ये वो, मैं ना अपने आप को इमेजिन करती हूँ कि हाय मैं भी इस टाइम पे थी। मैं आप सबको फील कर पाती हूँ उस मोमेंट पे। बट मैं यही बोल सकती हूँ कि ऑल द बेस्ट भाई, होप मत छोड़ना कोई भी। और आई विश कि सब लोगों के वीज़ाज़ आएँ, पॉजिटिव वीज़ाज़ आएँ। और बिकॉज़ ना एक-एक स्टूडेंट से ना कितने लोग जुड़े होते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके चलो रिलेटिव्स भी, फ्रेंड्स भी। तो एक का वीज़ा आता है ना, मतलब पूरा घर एक तरह से खुश हो जाता है। सो बस यही बोलना चाहूँगी कि भाई होप करो कि सबके वीज़ाज़ आएँ, जल्दी-जल्दी आएँ, और सब अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन तक जा पाएँ और अपना करियर ग्रो कर पाएँ। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट माय प्रोफ़ाइल। आपको कोई भी डाउट हो मेरी प्रोफ़ाइल से रिलेटेड, आप अपनी प्रोफ़ाइल्स भी भेजते हैं, मैं अपने आइडिया के थ्रू, देखो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको गाइडेंस दे सकती हूँ। बाकी अगर आप जैसे पूछते हो तो ट्राई करो कि आप किसी एजेंट को ही कॉन्टैक्ट करो। तो बस यही है इस वीडियो में, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।